हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्या महाराष्ट्र में फिर से दिख रहे हैं शिवसेना बीजेपी सरकार के आसार। जेल से बाहर आने के बाद आज पहली बार दिखेगी लालू यादव की हुंकार और विरासत बचाने निकले चिराग पासवान आज क्या बड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बड़े बयान के साथ। चुनावी मौसम में एक बार फिर से सुनाई दे रही है डीएनए की गूंज। मुस्लिमों को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया सबका डीएनए एक है का मंत्र। भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का सिर्फ वह डीएनए समान है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों पर दिए गए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि धर्म के नाम पर हत्या करने वाले गुनहगार नाम देखकर हमले करते हैं। ये नफरत हिंदुत्व की देन है और इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार से सुरक्षा मिलती है। ओवैसी ने कहा है कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्ववादी सोच का अटूट हिस्सा है और मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। ओवैसी का यह बयान मोहन भागवत के उस बयान के बाद आया है जिसमें लिंचिंग करने वालों को हिंदुत्व विरोधी कहा गया। अब आपको बताते हैं कि ओवैसी ने आज सुबह सुबह ट्वीट करके क्या लिखा। आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन का नाम काफी है। ये नफरत हिंदुत्ववादियों के हैं और इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पश्त और पनाह मिलती है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्ववादी सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। ओवैसी ने यह बयान क्यों दिए, अब आपको वो विस्तार से समझिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि देश में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, धर्म कोई भी हो। हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक का डीएनए एक है। और मोहन भागवत ने लिंचिंग करने वालों पर भी हमला बोला और कहा जो लोग धर्म के नाम पर दूसरों पर हमला कर रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। लिंचिंग करने वाले लोग हिंदुत्व विरोधी हैं और ऐसे लोगों पर कानून के जरिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस का यह पहले से रुख रहा है कि धर्म के नाम पर मनभेद पैदा करना हिंदुस्तान की सामूहिक चेतना के खिलाफ है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले मोहन भागवत का यह बयान राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। तमाम पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का सिर्फ वह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं। और संघ पहले से ऐसा मानता है। हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। मोहन भागवत ने सभी हिंदुस्तानियों का एक डीए होने का जो दावा किया है उसमें अपनी थ्योरी से समझाया है और बताया कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं।
हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं। और संघ पहले से ऐसा मानता है। मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बहुत बड़ी बात कही। भागवत ने कहा कि इन दोनों के बीच एकता की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों पहले से जुड़े हुए हैं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आरएसएस को आमतौर पर मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। संघ प्रमुख ने कहा कि यह भ्रम फैलाया गया है। आरएसएस मुसलमानों का विरोधी नहीं है। पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा, लेकिन है आज की माइनॉरिटीज उनको कहा जाता है। लेकिन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा। कुछ ज्यादतियां अगर होती है मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी की ओर, तो मेजॉरिटी से ही उन आतताइयों का विरोध होता है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी। तो आपने सुना कि किस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये सारी बातें बताई, लेकिन आपको बता दें कि पहले भी वो इसी तरह की चीजें बताते रहे, जब वो कहते थे कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है और हमारे पूर्वज एक हैं। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं, देवेंद्र से बात करते हैं। देवेंद्र, इससे पहले भी संघ प्रमुख ने इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बातें कही हैं उसका परिप्रेक्ष्य यह है कि आगामी दिनों चुनाव होने जा रहे हैं 5 इलाकों में और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में। तो इसका राजनीतिक इंपैक्ट क्या है? और दूसरी बात है कि उन्होंने जो कहा है कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो इस तरह की भड़काऊ भाषण देते हैं, वो क्या संदेश है? अमित, ये कार्यक्रम गाजियाबाद में हो रहा था, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से मैसेजिंग को देखकर। दूसरी चीज की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये कार्यक्रम था, तमाम मुस्लिम लोग वहां पर मौजूद थे। और पता है बीजेपी को या संघ को कि जैसे आगे आने वाले दिनों में चुनाव की गति और तेज बढ़ेगी, तो उसके बाद चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सारे हिंदू मुस्लिम को लेकर बीजेपी पे बहुत ज्यादा अटैक करेंगे, योगी आदित्यनाथ पर बहुत ज्यादा अटैक करेंगे। और एक कोशिश ये की जाएगी कि पोलराइज किया जाए दूसरे तरफ से। और उस स्थिति में संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान, हालांकि उनकी लाइन नई नहीं है, ये बात वो बार बार कहते रहे, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जाकर ये वो बात कह रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी मैसेजिंग कितनी ज्यादा होगी। साथ ही साथ ये बीजेपी के उन नेताओं के लिए भी एक कड़ी सीख है जो कि बहुत ज्यादा भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे नेता हैं जो बहुत ज्यादा भड़काऊ बयान देते हैं। उनके लिए भी शायद ये संदेश है कि आगे चुनाव में आपको किस राह पे जानी है। अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत इस तरह का बयान दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर पार्टी के दूसरे नेताओं को भी इस लाइन को टो करना होगा। बिल्कुल देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही बताया कि ना सिर्फ इलेक्शंस बल्कि साथ ही साथ उन नेताओं को भी एक चेतावनी देना, संदेश देना जो बड़बोलेपन की वजह से विवादों में घिर जाते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री निवास पर एक बेहद अहम और गोपनीय बैठक हुई है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी संगठन के महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। कल शाम 5 बजे शुरू हुई मीटिंग रात 11 बजे तक चली है। यह बैठक 2 दिनों तक चली है। परसों भी शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मीटिंग हुई थी और इस गोपनीय बैठक को लेकर अटकलों का बाजार अब गर्म है। देवेंद्र, गोपनीय बैठक हुई है, इसके पीछे एजेंडा क्या है?
देखिए, निश्चित तौर पे एजेंडा के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन शनिवार और रविवार दोनों दिन ये बैठक चली है। शनिवार भी शाम 5 बजे तकरीबन बैठक शुरू हुई थी और रात में 12 बजे के आसपास तक वो मैराथन बैठक चली थी। उसके बाद कल दोबारा ये बैठक शुरू हुई और रात को तकरीबन 11 बजे बैठक खत्म हुई है। पीएम निवास पे ये बैठक हुई थी और बहुत गोपनीय तरीके से इस बैठक को रखा गया है। पार्टी के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ये बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में जाहिर तौर पे क्योंकि 3 लोग ही थे और तीनों प्रमुख लोग थे, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आना कि बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ वो कितना मुश्किल और एक तरह से असंभव सा कार्य है। और बीजेपी के संगठन महामंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री अगर बैठे हों तो निश्चित तौर पे एग्जैक्टली अंदर बैठक के अंदर किस मसले पे चर्चा हुई वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन माना जा सकता है कि जिस प्रकार से कैबिनेट विस्तार की लगातार चर्चाएं हो रही हैं और वैसी स्थिति में इतनी महत्वपूर्ण बैठक है, हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्योंकि हिमाचल में है तो इसलिए वो इस बैठक में नहीं थे, लेकिन माना जा सकता है कि संभव है कि उन सारे मसलों पर चर्चा हुई हो। इतना तो जरूर है कि ये एक राजनीतिक बैठक थी, इसका सरकार के कामकाज से लेना देना नहीं था क्योंकि बीजेपी के संगठन महामंत्री वहां पे मौजूद थे। बाकी बैठक का डिटेल्स आना भी बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर 2 दिन में अगर इतनी हाई प्रोफाइल बैठक और इतनी लंबी बैठक चल रही हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अमित की कितनी महत्वपूर्ण बात हुई होगी अंदर बैठक के अंदर, भले ही उसका इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास बिल्कुल आपने एक बात तो बिल्कुल साफ कही है और जो दिखता भी है कि ये सिक्योरिटी या फिर देश से जुड़ा मुद्दा नहीं, राजनीतिक यानी कि पार्टी से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में बीएल संतोष जो कई बार दौरा कर चुके हैं, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जहां चुनाव होने जा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि अमित शाह जिनकी अच्छी खासी पकड़ है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं इसके पीछे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार जो आप कह रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है, मैं अंदाजे की बात इसलिए से कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अंदाजा लगा सकता है कि एक तो कैबिनेट विस्तार को लेकर बहुत ज्यादा हलचलें हैं, हालांकि उसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। कल भी इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि राष्ट्रपति को क्योंकि 8 या 9 को दक्षिण भारत के दौरे पर 3-4 दिन के लिए जाना है तो संभव है कि उससे पहले हो जाए, लेकिन ये एक अंदाजा था, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दूसरी चीज की निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जिला अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी की जो सफलता हुई, आगे फिर किस राह पे जाना है, ये एक महत्वपूर्ण मसला हो सकता है इस बैठक में। इसके अलावा कर्नाटक को लेकर भी थोड़ी हलचल पार्टी के अंदर चल रही है, वहां पे येदियुरप्पा के खिलाफ बहुत सारे सांसद अपनी मुखर आवाज उठाते हैं, तो संभव है कि वो भी चर्चा में आया हो, लेकिन ये सारे हम लोग अंदाजे लगा रहे हैं। स्पेसिफिक अंदर बैठक के अंदर क्या हुआ ये जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे जब ये राजनीतिक बैठक थी तो ये सारे मसले तो आ ही होंगे, उसमें भी तब अमित जब 2 दिन तक इतनी लंबी और मैराथन बैठक चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में आज लंबे अरसे बाद लालू प्रसाद यादव की सक्रिय एंट्री होने वाली है और जेल से रिहा होने के बाद लालू यादव आज पहली बार भाषण देंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पटना में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पार्टी की रजत जयंती बनाई जा रही है और इसी मौके पर लालू यादव पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम के पोस्टर पूरे बिहार में लगे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि इन पोस्टर्स में लालू यादव और राबड़ी देवी को ही प्रमुखता से दिखाया गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जैसा देखने को मिला था, लालू यादव अपनी पार्टी के पोस्टर्स से गायब थे, वो आरजेडी के 25वें साल के जश्न के मौके पर चारों तरफ लगाए गए पोस्टर्स में अब छाए हुए हैं। आरजेडी ने रजत जयंती समारोह के लिए बिहार के हर जिले पर ब्लॉक में बड़ी तैयारियां की हैं। इस समारोह का उद्घाटन 4 जुलाई को पटना में तेजस्वी यादव ने किया था और इस मौके पर पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हुए थे। इस दौरान भी लालू प्रसाद यादव के आज होने वाले भाषण का सबको इंतजार था। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से लालू प्रसाद यादव कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे और 4.5 साल पहले लालू चारा घोटाला मामले में जेल गए थे, जिसके बाद आज पहला मौका है जब लालू प्रसाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद पटना के आरजेडी दफ्तर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लालू प्रसाद यादव इस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे जुड़ेंगे। वो रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। लालू यादव इस वक्त दिल्ली में और स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें ट्रैवल करना मना है, लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उद्घाटन के करीब 2.5 घंटे बाद दोपहर 1:30 बजे लालू यादव का संबोधन शुरू होगा और आरजेडी ने ऐसी व्यवस्था की है कि लालू यादव का जो पूरा भाषण है जिले के हर ब्लॉक तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा। बात करेंगे नीतीश चंद्र से। नीतीश, पूरा कार्यक्रम तो पता लग गया, लेकिन यह बात बताइए कि लालू प्रसाद यादव क्या सक्रिय एंट्री बिहार की राजनीति में उस वक्त जब नीतीश को लेकर कई तरह के जो अटकलें लगाई जा रही है, उनके नेता भी उनसे नाराज हैं, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, बिल्कुल दिसंबर 2017 में लालू यादव जेल गए थे। उसके बाद लंबा समय उन्होंने बिताया है जेल में, फिर बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई। जमानत जब से मिली है उनको, उसके बाद वो दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं और वहीं स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राजनीतिक तौर पे वो सक्रिय भी हैं
और आज सार्वजनिक तौर पर वो पहली बार अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को संबोधित करेंगे जब पार्टी का रजत जयंती समारोह हो रहा है। तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से पार्टी की कमान संभाल ली है। बावजूद लालू यादव अब अपने कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरना चाहते हैं, एक जोश भरना चाहते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से आरजेडी बिल्कुल सत्ता के करीब आ चुका था। तो ऐसे में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो बनाए रखना चाहती है और निश्चित रूप से लालू यादव का अब पूरी तरह से इस्तेमाल होगा। पहले यह संभव नहीं था तकनीकी तौर पर, लेकिन अब चूंकि वो जमानत पर हैं तो अब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 11 बजे के आसपास वो वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम का और उसके बाद करीब 1:30 बजे के आसपास वो खुद संबोधित करेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव भी संबोधित करेंगे। तो पटना में आरजेडी दफ्तर में आरजेडी के तमाम नेता लालू यादव का भाषण सुनेंगे, साथ ही साथ पूरे बिहार में जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं वो भी उनका भाषण सुनेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि आरजेडी के ओर से जब लालू प्रसाद संबोधन करेंगे और उसके बाद अब जो उनकी एंट्री हो रही है सक्रिय पॉलिटिक्स में एक बार फिर से, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है बिहार की सत्ता में और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में। आरजेडी के स्थापना दिवस होने के साथ साथ आज रामविलास पासवान की जयंती भी है और इस मौके पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। चाचा पशुपति पारस की बगावत के बाद चिराग यात्रा के जरिए जनाधार जुटाने की कोशिश करेंगे। चिराग की आशीर्वाद यात्रा के बीच उनको अपने खेमे में लाने के लिए आरजेडी ने पूरी कोशिश शुरू कर दी है। आरजेडी के रजत जयंती कार्यक्रम में रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी और कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा और इसे लेकर भी तमाम सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 5 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद चिराग पासवान तेजस्वी के साथ हाथ मिलाएंगे? आज की एक और बड़ी खबर, आज से महाराष्ट्र में शुरू हो रहे 2 दिन के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान आया है। शिवसेना से फिर गठबंधन के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि शिवसेना से मतभेद है लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं होती, परिस्थिति के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। अब हम आपको बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा सुनवाते हैं। आमच्यात शत्रुत्व नव्हतंच ना, कधी शत्रू थोडी होतो आम्ही। आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़ गए। दिनेश, नरीमन पॉइंट पे सीक्रेट मीटिंग होती है, बीजेपी और शिवसेना के नेताओं की कई बार मीटिंग होती है, देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि दुश्मन नहीं है, आखिरकार कुछ होने जा रहा है या फिर सिर्फ हवा हवाई है? देखिए, जिस दिन से उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री को दिल्ली में मिलकर आए तो उसी के बाद से ही पिछले कुछ दिनों में जो सुर है, बीजेपी के नेताओं की बात करें या फिर सेना के नेताओं की बात करें, उनके सुर बदल गए। अब वो पहले की तरह उतने अग्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ बातचीत ज़रूर इनके साथ हो रही है, लेकिन शर्तें क्या होंगी ये अभी तय करना बाकी है। लेकिन कड़वाहट ज़रूर कम हुई है पीएम और उद्धव की मुलाकात के बाद। और उसके अलावा आप सोचिए, आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष आमतौर पर आक्रामक होता है, लेकिन आक्रामक होने के बजाय अगर देवेंद्र फडणवीस इस तरह का बयान दे रहे हैं, यानी इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि कुछ न कुछ कोशिशें ज़रूर की जा रही है। क्योंकि सत्ता में रहने के दौरान जिस तरह से आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं, एनसीपी के नेताओं पर सरकार की छवि खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश जो है वो संभवतः शिवसेना द्वारा की जा रही है। और यही वजह कि उन्होंने अब खुद भी जो है ना प्रधानमंत्री के खिलाफ वो आक्रामक होते और ना ही राज्य के बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। तो चर्चा जरूर चल रही है बैकडोर पर, आधिकारिक तौर पर चर्चा भी हो रही है और साथ ही साथ वहां पर जो हलचल भी तेज है राजनीति में महाराष्ट्र के। लेकिन आपको बताएं, अनिल देशमुख की आज फिर से ईडी के सामने पेशी है, इस पर अपडेट आ रही है। पूरी खबर ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।